मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जो कि बहुत से लोग कोर्ट में देखते हैं कि लोग जो हैं झूठे सबूत पेश करते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो कि कोर्ट में झूठे साक्ष्य देते हैं या झूठे साक्ष्य को गढ़ते हैं, उनकी पूरी किस प्रकार से कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी, उसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में झूठे सबूत देता है, झूठे साक्ष्य देता है, कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित करता है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या होती है सज़ा और दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उसको दंडित किया जाता है, उसको सज़ा दिलाने की जो प्रक्रिया है वो किस धारा के अंतर्गत है, यही सब हमारा आज का विषय है। इस विषय को समझाने से पहले मैं आपको एक केस के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ ताकि ये विषय जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोर्ट में झूठे सबूत देने वाले भाजपा नेता के बेटे को कारण बताओ नोटिस। साक्ष्य के अभाव में जो आरोपी थे उन सबको बरी किया गया। न्यायालय में भाजपा नेता का जो बेटा था उसने झूठे सबूत दिए थे, जिसकी वजह से न्यायालय ने उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जिन व्यक्तियों के खिलाफ उसने झूठे सबूत दिए थे वो सभी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। क्या था ये पूरा मामला, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। 26 जनवरी 2017 को भाजपा नेता शोभाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक का बेटा श्यामवीर ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला कहाँ का था? मुजफ्फरनगर के एक स्थानीय अदालत का था। यह भाजपा के एक स्थानीय नेता के हत्या के मामले में झूठे सबूत देने पर एक व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसको ये कहा गया कि आप कारण बताओ कि आपने न्यायालय में झूठे साक्ष्य क्यों दिए। बता दें कि जिस व्यक्ति को अदालत ने नोटिस जारी किया है वह मृतक का पुत्र है, जिसने पिता की हत्या के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गया। यहाँ उसने झूठे साक्ष्य नहीं दिए हैं, परंतु उसने क्या करा, उसने ये कहा था कि मेरे पिता की हत्या इन आरोपियों ने की है, लेकिन न्यायालय में वो अपने बयान से मुकर गया। तो अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जो थे गौरव कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने साक्ष्य के अभाव में जो 3 आरोपी थे जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने शोभाराम की गोली मारकर हत्या की है, उनको बरी कर दिया और उनके बेटे को श्यामवीर को, जिसने कि एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन वो चूँकि न्यायालय में अपने बयान से पलट गया था, तो उसको न्यायालय ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत कि उसने ये झूठे साक्ष्य क्यों दिए थे। पहले ये कहा था कि इन लोगों ने मेरे पिता की हत्या की है और बाद में वो अपने बयान से मुकर गया। तो ये केस आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा और ये केस समझ में आ गया तो आपको अब ये जो धारा 344 है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344? मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया जो धारा 344 के अंतर्गत बताई गई है। धारा 344 का जो खंड 1 है वो ये कहता है कि यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय
कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ये राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने, गवाह ने ये जानते हुए ये जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है, यह इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्रवाई में प्रयुक्त किया जाए, तो यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में ये आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी का यथास्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षेपतः विचारण किया जाना चाहिए, तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए, एक नोटिस जारी कर देगा। कब? यदि कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है, उस समय में न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि कार्रवाई को निपटाने के दौरान में या निर्णय पर पहुंचते समय या फिर उस मामले में कोई अंतिम आदेश जारी कर रहा हो और न्यायालय को ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति कोर्ट में गवाह देने आया था या अपने बयान दर्ज कराने आया था, ये झूठ बोल रहा था, ये साबित हो जाता है या उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वहाँ मुकर गया था। ऐसे ही अगर गवाह वहाँ मुकर जाता है या झूठे सबूत पेश कर देता है या झूठ बोलता है और न्यायालय को ऐसा लगता है, तो न्यायालय उसको समाधान हो जाता है, यानी वो इस बात से ये बात उसको पता चल जाती है। अगर हम अपनी भाषा में कहें कि किसी भी माध्यम से उसको अगर ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है, तो फिर वो एक नोटिस जारी करेगा, कारण बताओ नोटिस, कि क्यों ना आपके ऊपर एक दंडित कार्रवाई की जाए। आपने झूठा बयान देकर कोर्ट की कार्रवाई को भ्रमित किया है और कोर्ट की कार्रवाई को भ्रमित करने का अपराध किया है। तो मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण करने के लिए ये एक संक्षिप्त सी प्रक्रिया है। उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे अपराधों का संक्षेपतः विचारण कर सकेगा। पहले वो सुनवाई का उसको अवसर देगा, मतलब उसको नोटिस देगा कि आप कारण बताओ कि आपने ऐसी झूठी गवाही क्यों दी है। अगर आप कारण नहीं बताओगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसको एक अवसर दिया जाता है। अपने उस उचित अवसर पर अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता है, सही सिद्ध नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसे अपराधों का एक संक्षेपतः विचारण करेगा और उसे कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित कर सकेगा। धारा 344 की उपधारा 2 क्या कहती है? ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा। न्यायालय जब ऐसे संक्षिप्त विचारण करता है, प्रोसेस को अपनाता है, तो जो विहित प्रोसेस, मतलब कि जो विहित प्रक्रिया बताई गई है, उनका अनुसरण करते हुए ही वो कार्रवाई करेगा। धारा 344 की उपधारा 3, जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं होता है, यानी न्यायालय इस धारा 344 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है, वहाँ इस धारा की कोई बात अपराध के लिए धारा 340 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर धारा 344 के अंतर्गत न्यायालय किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है, तो फिर धारा 340 के अंतर्गत अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसका मतलब जो धारा 344 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई है, उसका प्रभाव जो है वो यहाँ नहीं डलेगा, जब वो धारा 340 के अंतर्गत कोई कार्रवाई कर रहा है। यहाँ मैं आपको धारा 340 को संक्षिप्त में बता देती हूँ।
न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध किए गए हैं। धारा 340 के अंतर्गत अगर न्याय प्रशासन पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव डालने वाला अपराध कारित किया जाता है तो इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अगर धारा 344 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो धारा 340 के अंतर्गत वो कार्रवाई की जा सकती है और ये नहीं कहा जाएगा कि धारा 344 के अंतर्गत झूठे साक्ष्य देने पर अगर न्यायालय में इस सेक्शन के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आप 340 के अंतर्गत भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। 344 की उपधारा 4, जहां उपधारा 1 के अधीन किसी कार्रवाई के प्रारंभ किए जाने के पश्चात सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्ति की गई है, अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है, वहाँ वह यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाए जाने तक आगे विचारण की कार्रवाइयों को रोक देगा और तब आगे विचारण की कार्रवाइयाँ अपील या पुनरीक्षण के आवेदनों के परिणामों के अनुसार होगी। अब उपधारा 1 कौन सी, जो अभी हमने पढ़ी थी कि यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए न्यायालय को ऐसा लगता है कि झूठे या गवाह या साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है तो कारण बताओ नोटिस देगा। ये कहेगा कि क्यों ना हम इसके लिए आपको सज़ा दें। अगर ऐसे न्यायालय को ये कार्रवाई के दौरान में ये लगता है कि सेशन न्यायालय अगर उसने कार्रवाई को प्रारंभ किए जाने के पश्चात अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का कोई आवेदन दे दिया गया है तो फिर वह अपने इस कार्रवाइयों को रोक देगा और आगे वो कार्रवाई को तब तक नहीं करेगा जब तक कि वहाँ कोई डिसीजन नहीं आ जाता और वहाँ जैसा डिसीजन होगा उस आधार पर वो कार्रवाई करेगा। तो आज के वीडियो में हमने दंड प्रक्रिया संहिता धारा 344 के अंतर्गत कोर्ट में झूठे साक्ष्य देने पर क्या होती है सज़ा, उसके विषय में पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।